तो जब से ब्लीच की वापस आने की खबर आई है तभी से कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हाइप है, क्योंकि फैंस ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लीच वापस आएगा। लेकिन पूरे 10 सालों बाद इस अक्टूबर की 10 तारीख को ब्लीच का फाइनल आर्क यानी कि 1000 ईयर ब्लड वॉर एयर होना स्टार्ट होगा, जिसको लेकर ब्लीच फैंस में तो काफ़ी एक्साइटमेंट है ही। लेकिन साथ में वो लोग जिन्होंने ब्लीच नहीं देखा है उनके मन में ये सवाल भी है कि क्या उन्हें एनीमे देखना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को तो कवर करूंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने ब्लीच देख रखा है वो इस फाइनल आर्क से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, वो लोग जो कि ब्लीच के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनको भी इतना पता तो होता ही है कि ब्लीच बिग 3 को बिलोंग करता है, यानी कि वो कैटेगरी जिसके अंदर बाकी के 2 एनीमे अपने आप में कल्ट है और इसके कारण ब्लीच को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है और फैंस इस उम्मीद से देखते हैं कि ब्लीच भी नारुतो और वन पीस जितना ही अच्छा होगा। पर क्या वाकई में वो इतना अच्छा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। पर पहले ये देख लेते हैं कि आखिर बिग 3 को बिग 3 क्यों कहा जाता है और इसके अंदर सिर्फ 3 ही एनीमे क्यों आते हैं। असल में नारुतो, वन पीस और ब्लीच एक ही टाइम के अराउंड स्टार्ट हुए थे और फैंस को भी इनके शुरुआती आस काफ़ी पसंद आए थे और ऐसा माना जा रहा था कि ये तीनों ही एनीमे आगे चल के गदर मचाने वाले हैं। जहां एक तरफ नारुतो और वन पीस के ऊपर तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, वहीं दूसरी तरफ ब्लीच इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता। असल में ब्लीच का सेकंड आर्क सोल सोसाइटी आर्क इतना ज़बरदस्त था कि वो एनीमे हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स में काउंट होता है। लेकिन उसके बाद ब्लीच एक भी आर्क उस लेवल का डिलीवर नहीं करता और उसके सारे आर्क्स बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज होते हैं नारुतो और वन पीस के कंपैरिजन में। अब चूंकि बिग 3 की डेफिनेशन तो बहुत पहले ही बन गई थी जब ब्लीच का सोल सोसाइटी आर्क आया था और इसीलिए ब्लीच को बिग 3 के अंदर गिना जाने लगा। लेकिन अगर यही डेफिनेशन 5-6 आर्क आने के बाद बनती तो उसमें ब्लीच की एंट्री कभी भी नहीं होने वाली थी, या तो उसकी जगह हंटर एक्स हंटर आता या फिर बिग 3 को बिग 2 ही कहा जाता, जिसमें कि सिर्फ नारुतो और वन पीस होते। अब अगर यही वीडियो मैंने 10 साल पहले बनाया होता तो मैं आपको ब्लीच देखने को रिकमेंड कर देता। लेकिन इन 10 सालों में एक से बढ़कर एक बेटर शोनिन एनीमे आए हैं जो कि ब्लीच से क्वालिटी के मामले में बहुत बेटर है और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हंटर एक्स हंटर, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडेमिया, जोजोत्सु काइसन और डीमन स्लेयर जैसे एनीमे पहले देखो और अगर आप देख चुके हो तो फिर आप ब्लीच देखने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी इसको मास्टरपीस वाली एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखना और ना ही इसे नारुतो और वन पीस जितना अच्छा मानने की भूल करना। ब्लीच को बस आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एक सिंपलिस्टिक स्टोरी है जिसमें कि कुछ ज़बरदस्त मूवमेंट है, कुछ ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं, कुछ कमाल के फाइट सीन्स हैं और बहुत ही गजब का म्यूजिक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्लीच फैंस इस आर्क से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, जैसा नाम से ही इम्प्लाई है, इस आर्क के अंदर होने वाली है वॉर, और वॉर यानी कि हाइप, यानी कि चारों ओर तबाही, खून खराबा, एक से बढ़कर एक फाइट सीन्स। और जिस तरीके से ट्रेलर को एनिमेट किया गया है, मैं तो सोच के ही पागल हो रहा हूँ कि क्या होगा जब बानकाई रिवील होगी और ब्लीच का म्यूजिक बजेगा। लेकिन अभी भी आप इस आर्क में कंसिस्टेंसी को एक्सपेक्ट मत करना। मतलब ये आर्क अच्छा तो है, सिर्फ टुकड़ों में। कंबाइंड होकर जो आउटपुट निकलता है वो नारुतो में हुई वॉर आर्क के आसपास भी नहीं आता और ना ही सोल सोसाइटी वाली हाइप टच करता है। ऐसा नहीं है कि आर्क के अंदर एंटरटेनमेंट या फिर मोमेंट्स की कमी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि एनिमे कम्युनिटी में ब्लीच का परसेप्शन चेंज कर दे और ब्लीच के फैंस बोलें कि क्या मास्टरपीस स्टोरी राइटिंग हुई थी और इस आर्क को मरीन फोर्ड आर्क के साथ कंपेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि इस आर्क में पोटेंशियल नहीं था, लेकिन 3 कमियों के कारण मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आर्क अंडर अचीव्ड रह गया। सबसे पहला रीज़न है बानकाई। आपको याद होगा कि ब्लीच में काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की बानकाई नहीं दिखाई गई है, जैसे कि यामामोटो, आइजन, शेंशुई, केनपाची, ओनोहाना, उकिटाके और शेंजी। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स की बानकाई तो स्टोरी के एंड तक भी नहीं दिखाई जाती है और कुछ कैरेक्टर्स की दिखाई जाती है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं निकलती जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस फैंस ने रखी थी। फिर इसके अलावा दूसरा रीज़न आता है जीरो स्क्वाड। अब जीरो स्क्वाड को इस हाइप के साथ बताया जाता है कि उनकी कंबाइंड पावर गोटाई 13 की कंबाइंड पावर से भी ज़्यादा है, लेकिन ये सब बातें फुस हो जाती हैं क्योंकि जब उनका इंट्रोडक्शन होता है तो ना ही उनकी बानकाई दिखाई जाती है ना ही उनकी फाइट। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट है स्टोरी का ट्रैश और रश तरीके से एंड होना।
ऐसा सुनने में आया था कि कुबो को सिर्फ 8 ही चैप्टर्स का टाइम दिया गया था स्टोरी खत्म करने के लिए, जबकि उनके पास 50 से भी ज़्यादा चैप्टर्स का कंटेंट मौजूद था। अब देखना यह है कि जब एनीमे वापस आएगा तो क्या मांगा के इवेंट्स को एज इट इज़ दिखाया जाता है या जो मैंने कमियां बताई हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। अब भले ही आगे की स्टोरी उतनी ज़्यादा परफेक्ट ना हो, लेकिन ये इनफ रीज़न नहीं है किसी भी ब्लीच फैन को आगे के एपिसोड्स को देखने से रोकने का, क्योंकि एक बार जब आप 200 से ज़्यादा एपिसोड देख लेते हो तो आपको फिर ये देखना रहता है कि फाइनली उन कैरेक्टर्स के साथ होता क्या है जिन्हें आप इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हो। और बिल्कुल यही रीज़न है जिस कारण से मैं इस आर्क के लिए एक्साइटेड हूँ और सभी ब्लीच फैंस को इंतज़ार है 10 अक्टूबर का।